Very good morning and warm welcome to JKDIS. And in this lecture, we will cover entire M. Lakshmikant polity, in which we will cover almost 90 to 92 chapters. Okay, so one by one we will cover all the chapters. Okay, so इसमें जो है एक सिक्वेंशियल वे में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले देखिए किसी भी चैप्टर को या किसी भी बुक्स को पढ़ने से पहले एक बेस होना ज़रूरी है। तो वो बेस बनाते हुए हम आपको चीज़ों को देंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए और साथ में आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वो एग्ज़ाम के रेलेवेंट है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसको हम कवर करेंगे। तो जैसे आप जानते होंगे कि जो ब्रिटिश से पहले इंडिया में एक फ्यूडल टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम था, है ना, और मुग़ल रूलर्स के टाइम में जो है सेंट्रल पावर जो है स्ट्रॉन्ग थी, राइट। और लेकिन जो प्रोविंशियल था, ठीक है, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, ये बात भी सच है। ब्रिटिश ने जब इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश किया, उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो है एंट्री ली थी। ठीक है, कब? 1600 में। ठीक है, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक चार्टर दिया था, राइट, ये चीज़ है। तो फिर आगे जो है कंपनी ने ट्रेड से रूल तक जो है सफ़र कर लिया, तो ये चीज़ है। और यही से उनका जो है एक तरह से कह सकते हैं जो स्टार्ट होती है ना। और यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की भी कहानी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये चीज़ है। अब जो हम एक एक करके जितने भी एक्ट्स है, जितने भी है ना कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हम आपको देंगे। आपको बिल्कुल कूल एंड काम कंपोज्ड माइंड से आपको बैठना है और इसको जो है एक एक करके पेशेंटली मतलब उसको क्या कहते हैं, सुनना है और नोट डाउन भी करते जाना, राइट। सो दैट कि आफ्टर द एंड ऑफ ऑल चैप्टर्स, इंटायर चैप्टर्स, आपके पास एक नोट्स अवेलेबल हो। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर नोट्स नहीं है, आपने सारा चीज़ पढ़ लिया है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपके पास होगा कि क्रिस्पी नोट्स नहीं होगा तो रिवाइज करने में दिक्कत आएगी, राइट। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, राइट। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट? एक सेकेंड, हाँ, क्या है रेगुलेटिंग? देखिए थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखूंगा, रेगुलेटिंग एक्ट, RA लिख दे रहा हूँ, 1773, राइट। अब देखिए फर्स्ट ये एक तरह से कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। सो ये फर्स्ट स्टेप था। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इसको कह सकते हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स में या फिर कह सकते हैं इंटरफेयर किया गया। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि कंपनी का करप्शन, मिसमैनेजमेंट और पावर मिसयूज जो है बढ़ रहा था। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोविजंस क्या है, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए इसमें ये था जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, क्या है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, ठीक है, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, शॉर्ट में लिख दूँ गवर्नर GGB। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और इसका पहला जो क्या कहते हैं गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो एक तरह से वारेन हेस्टिंग्स जो है पहला गवर्नर जनरल
था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स बनाई गई, समझे। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उसके अंदर सबऑर्डिनेट किया गया, मतलब बंगाल गवर्नर जनरल सबसे पावरफुल था, राइट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसी टाइम एस्टैब्लिश किया गया, कब, कहाँ, कलकत्ता के अंदर। ये टाइम था 1774, ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 जो है जजेस थे, राइट। तो ये है, तो कहने का मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया 1774 में, तो उस टाइम जो है एक चीफ जस्टिस होते थे और 3 जो है जजेस, ठीक है। उसके बाद कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया, समझे। अब देखिए इस एक्ट ने क्या किया, पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन की जो है एक तरह से नींव रखी या फिर नींव डाली, है ना, ताकि फ्यूचर में यही यूनिटरी बायस कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होता नजर आए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया, क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट, PIA लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यह है 1784 के अंदर, कब, 1784, जिसमें डुअल कंट्रोल सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। डुअल सिस्टम एक सेकेंड, डुअल कंट्रोल, पेन को क्या हो गया, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, पेन जो है कभी कभी नहीं चलता है, ठीक है। चलिए, क्या है कि डुअल कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। अब देखिए इस एक्ट ने जो है क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनी के बीच एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया, जिसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बना, समझे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का बॉडी बन रहा था, ठीक है। मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल था, ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का और कमर्शियल कंट्रोल कंपनी का जो है एक तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बना रहा था, ठीक है। अब देखिए जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल को कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों के अंदर जो है ला दिया गया, समझे। अब देखिए गवर्नर जनरल को कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों के अंदर जो है लाया गया, ये बात तो पक्का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है फॉर्मलाइज हुआ, इसीलिए इसको फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल कहा जाता है, राइट, ये चीज़। अब देखिए चार्टर्ड एक्ट्स सीरीज आ जाता है। अब यहाँ से 1793 से लेकर 1853 तक जो है चार्टर एक्ट जो है चलता है। यह एक्ट 20 ईयर्स में जो है आता था, समझे, क्योंकि कंपनी को मिलता था मोनोपोली ऑफ ट्रेड, है ना, कितने साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए, राइट। पर हर एक्ट के साथ एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर आते थे, ठीक है। क्या जो हर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स थे, ठीक है, वो हर एक्ट के साथ जो आते थे। अब देखिए एक चीज़ और, ठीक है, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, ठीक है, क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या किया गया, कंपनी का ट्रेड मोनोपोली इंडिया के अंदर जो है ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और इसमें जो है कुछ चीज़ एक्सेप्शन भी है, जैसे ट्रेड विद चाइना एंड टी, इसको एक्सेप्ट में रखा गया, मतलब एक्सेप्शंस रखा गया, बाकी सारे मोनोपोली जो था उसको इंडिया के अंदर ख़त्म कर दिया गया, राइट। उसके बाद जो है जो इंडियन एजुकेशन के लिए जो 1 लाख रुपए का जो है, ठीक है, का ग्रांट दिया गया, जिसमें फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन रखा गया। और ब्रिटिश क्राउन के सोवरेन राइट्स
आवर टेरिटरी इन इंडिया, इसको रिकॉग्नाइज किया गया। क्या किया गया? रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेस जो है, ठीक है, 1813 से ही स्टार्ट होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्लियर है। कब? 1813 से, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, उसके बाद 20 ईयर्स ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 1833 आ जाएगा, है ना। और यह जो है 1833, यह एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। क्या होता है? दिस इज द टर्निंग पॉइंट, राइट। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, राइट। क्या बनाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि जितने भी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, वह सेंटर के पास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। और खास सेंटर मतलब बंगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है। इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन ऐसे हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन। इंडिया में स्लेवरी एबोलिश करने का जो है इनिशिएटिव भी इसी के बाद से जो है आना स्टार्ट होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, जो लोग जो है एक दूसरे को स्लेवरी के मतलब तौर पर देखते थे, वह ख़त्म यहीं से स्टार्ट होता है 1833 से, राइट। कंपनी का कमर्शियल फंक्शन एंड हो जाता है और अब जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह जाता है, क्लियर, ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट जो है था, वो यहीं से स्टार्ट होता है, जो बाद में जो है इवॉल्व होके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बन जाता है। क्या बनता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1833 से, जो बाद में जो है इवॉल्व होकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनता है, राइट, ये चीज़। उसके बाद देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853, मैंने ऑलरेडी बोला है, हर 20 ईयर्स के बाद जो है ये चीज़ आता है। क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है, 1853। यहाँ पर फर्स्ट ये जो है एक तरह से कह सकते हैं, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का, ठीक है, उसके लिए फर्स्ट स्टेप था। क्या था? फर्स्ट स्टेप था, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ बढ़ने का। अब यहाँ समझिएगा, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, वह उसको सेपरेट किए गए। क्या किए गए? जो लेजिस्लेचर का अलग फंक्शन होता है और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन जो है अलग होता है, तो उसको क्या किया? सेपरेट किया गया। होता है ना, कई बार हम खिचड़ी पका देते हैं, एक ही ऑफिस में सब कुछ हम डील कर रहे हैं, तो इसको जो है अलग अलग कर दिया गया और कहा गया जो लेजिस्लेटिव है उसको अलग करो और उसका फंक्शन डिफाइन करो कि वो लेजिस्लेचर जो है ये काम करेगा और एग्जीक्यूटिव जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हैं? तो दोनों में आप जैसे हम अभी पढ़ते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी पढ़ते हैं, तो तीनों का क्या होता है? अलग अलग फंक्शन होता है। तो तीनों का जब अलग अलग फंक्शंस है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको अलग अलग प्लेस भी होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने की, उसको उस पावर को क्या करने के लिए? यूज करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ है। अब देखिए जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, और यहाँ पर फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, वो इंडिया का फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी बनता है, ठीक। उसके बाद जो है सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट जो है, जिसमें हम ओपन कंपटीशन जो है
रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, 1853 से, राइट। तो एक तरह से कह सकते हैं ये जो है सिविल सर्विस ICS के नाम से उस टाइम जानते थे, अब तो चेंज होके है ना CSE बन गया, दैट इज द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक। इसके बाद देखिए, तो ये था आपका एक तरह से कह सकते हैं फाउंडेशन था मॉडर्न सिविल सर्विस का, किसका, मॉडर्न सिविल सर्विस का एक तरह से फाउंडेशन था। अब देखिए होता ये है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की फाउंडेशन इसी एक्ट से स्टार्ट होती है, दैट इज द 1853, राइट। ये चीज़ समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है जो गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1853, ठीक है, क्या है, GOI, क्या है, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप समझिएगा यहाँ पर जो है जो कंपनी का रूल था, ठीक है, कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया जाता है और क्राउन रूल जो है, क्राउन रूल स्टार्ट होता है, कहाँ से, 1858 से, क्लियर, ठीक है। अब देखिए जो 1857 के रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया अब कंपनी को हटा के डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश किया जाए, क्या किया जाए, डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश किया जाए, समझे। अब जब डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश किया जाएगा तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, ठीक है, जो कंपनी रूल को ख़त्म करता है, क्या करता है, कंपनी रूल को ख़त्म करता है, समझे। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि कुछ फीचर्स होगी, तो वो ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो ऑफिशियल उसका रूल था ना उसको एबोलिश कर दिया गया, क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, राइट। उसके बाद पावर जो है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया गया किसको, टू ब्रिटिश क्राउन को, ठीक। उसके बाद न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है क्रिएट किया गया, जिसमें ब्रिटिश मिनिस्टर जो है होते थे, ठीक है। अब देखिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया जिसमें 15 मेंबर्स होते थे, ठीक है, उसको बनाया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एडवाइस के लिए जो है वो लाया गया, किया गया, ताकि जो है अगर किसी तरह का एडवाइस की नीड होती है तो वो एडवाइस दे सके। फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ कह सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब बन गया वायसराय ऑफ इंडिया, क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो बना वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या बन गया। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ उसको वैसे ही एज इट इज जो है आप नोट के फॉर्म में लिखते जाइए, अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करने में, क्योंकि देखिए एट द एंड होता क्या है कि अगर आप, मैंने जितना डिटेल समझाया है या जो भी समझाया है, ठीक है, या फिर आप बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बुक पढ़ने में और आपकी एक नोट फॉर्मेशन में अंतर बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। अंतर इतना होना चाहिए, अगर मान के 10 पेज का एक चैप्टर है, ठीक है, तो आपके पास पढ़ने के बाद जो है एक पेज का एक नोट्स बनना चाहिए। ये नहीं कि 10 पेज में आपने लिख दिया, फिर एट द एंड ये होगा कि आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपके पास बल्कि नोट्स होगा तो ऑब्वियस सी बात आप उसको दोबारा नहीं पढ़ने का हिम्मत बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी है तो आपको एक शॉर्ट में बिल्कुल क्रिस्पी नोट्स होनी चाहिए, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है, चलिए ये हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कहने का मतलब ये है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको बना दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया, क्या बनाया गया, वायसराय ऑफ इंडिया। अब इसमें जो है फर्स्ट वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, कौन था, लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, ठीक है, कई बार किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, इवन कि यूपीएससी
या फिर स्टेट पीसीएस के अंदर आपको स्टेटमेंट के बेस पर पूछ लेगा, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है वाइसरॉय जो था लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और यहाँ पर समझिएगा जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का जो है एक तरह से बेस तैयार होता है यहाँ से, ठीक है। कहाँ से? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है यहीं से एक तरह से जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है या फिर हमारा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ से जो है बेस तैयार होता है और धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होता गया, ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, जिसमें हम बात करते हैं यहीं से जो है हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है उसकी स्टार्ट होती है। क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यह एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था। क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार इंडियंस को पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूड किया गया। क्या किया गया? पहली बार जो है आपका इंडियंस को पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब देखिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, यहाँ से आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है उसकी स्टार्ट होती है। और जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में जो है इंडियंस को नॉमिनेट किया गया है ना, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस अपॉइंट किए। लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को क्या किए? अपॉइंट किए। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला सर दिनकर राव को, ठीक है। क्या है? सर दिनकर राव का। अब समझिएगा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसमें प्रोविंस को अलाउ किया गया, परमिशन दिया गया और सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है यहाँ आ जाता है, मतलब गवर्नर जनरल को जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया और जिसमें मैक्सिमम 6 मंथ जो है वैलिडिटी होती थी। क्या होती थी? मैक्सिमम 6 मंथ वैलिडिटी होती थी। इस एक्ट ने क्या किया? लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन और बिगिनिंग ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया गया और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या है? क्लियर है। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जहाँ से फाउंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्ट होती है और डिस्कशंस जो राइट डिस्कशंस है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, राइट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़े, है ना, और मेंबर्स को बजट डिस्कस करने का राइट मिलता है, लेकिन वोट करने का जो है राइट अभी भी नहीं दिया गया। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। जो है ऑल्दो ये इसमें ये होता है कि जो इलेक्शन वर्ड है, टर्म है, ऑफिशियली यूज नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन एक तरह से कह सकते नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है या फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए राइट टू डिस्कस बजट फर्स्ट टाइम जो है 1892 एक्ट में जो है, ठीक है, रखा गया, ठीक है। अब देखिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट 2019 क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, जिसमें जो है जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। अब देखिए ये जो है लॉर्ड मॉर्ले के नाम पर जो है रखा गया।
जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम, ठीक है, और लॉर्ड जो है लॉर्ड मिंटो, एक तरह देखिए लॉर्ड मोरले जो है, लॉर्ड मोरले ये था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लॉर्ड मिंटो जो है ये आपका था क्या वायसराय था, क्या था वायसराय था, ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये वायसराय था, लॉर्ड मिंटो वायसराय था, ठीक है। अब देखिए जो इंडियन को इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है उसके, इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप दी गई, क्या किया गया, इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप दी गई, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है फर्स्ट इंडियन इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है बनाया गया, ठीक है। अब प्रोविंशियल काउंसिल में मेंबर्स की नंबर जो है बढ़ाई गई, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए मोस्ट डेंजरस प्रोविजंस एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो है कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, उसकी नींव रखी जाती है, क्लियर है, दैट इज द सीड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर जो है यहाँ से मिलता है, पर कम्युनल डिवीजन जो है ये भी स्टार्ट यहीं से होता है, ठीक है। तो एक तरह से जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स है 1909, ठीक है, तो ये चीज़ आप है ना किस लिए फेमस है समझ रहे हैं। एक तो है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ से मिलता है, और दूसरा यहीं से जो है आपका कम्युनल डिवीजन भी स्टार्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 आता है, 1919 आता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919, इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्या कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब समझिए इसका ऑब्जेक्टिव यह था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को जो है इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना, मतलब एक होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल वे में, तो ये मेन मकसद था कि जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अब यहाँ समझिएगा डायरकी यानी कि डुअल गवर्नमेंट जो प्रोविंस के अंदर जो है उसको लाया गया, जिसमें सब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है, खास करके सब्जेक्ट को जो है रिजर्व कैटेगरी में, यानी कि बाय गवर्नर, ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। फिर दूसरा एक तो रिजर्व है ना सब्जेक्ट है, दूसरा है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर के लिए होता था, उसके द्वारा जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है लाया गया, ठीक है। अब देखिए ये एक चीज़ और है जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर हम पढ़ते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है सेंटर के पास, तो काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली को मिलाकर बनता है। तो ये जो है क्या कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर काउंसिल, एक तरह से कह सकते हैं क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, COS लिख दूँ, और प्लस में लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों को मिलाकर जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनता है, क्लियर है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सटेंड कर दिया गया है ना टू 6 यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है। जो भी इलेक्टोरेट्स थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, उसको एक्सटेंड करके
है ना, सिख्स तक, यूरोपियंस तक और एंग्लो इंडियंस तक के लिए जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन PSC एस्टैब्लिश जो है किया गया फर्स्ट टाइम इसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट का डिवीजन जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जो है सीट यहाँ से लग जाती है, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और बाइकैमरलिज्म का बेस जो है यहाँ से इस एक्ट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राइट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट राइट। ये सबसे कॉम्प्रहेंसिव एक्ट था जिसमें 331 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स होते थे। इसने ही मतलब कह सकते आज के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक तरह से बेस है। ठीक है, मतलब 1935 का जो एक्ट है वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें 321 सेक्शन और जो है 10 शेड्यूल्स रखे गए। और ठीक है, इसकी जो है फीचर्स की अगर बात करें तो ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट, ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल रखा गया, लेकिन ये जो है एग्जिस्टेंस में, ठीक है, आया नहीं, है ना, यहाँ समझिएगा। फिर जो है डिवीजन ऑफ पावर होता है, जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट जो है सिस्टम, 3 लिस्ट सिस्टम जो है था, जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, 3 लिस्ट था। अब देखिए जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट जो है इसमें दिया गया, ठीक है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट है ना, उसके बाद जो है डायरकी एट सेंटर, जो कि हालांकि फेल हो गया ये, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए डायरकी एट सेंटर, फिर जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है इसको कंटिन्यू रखा गया। फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया 1937 के अंदर। अब देखिए इंडियन सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस और रेलवे सर्विस जो है इसको कंटिन्यू रखा गया। अब देखिए मोस्ट आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर जो है एक तरह से बेस का काम कर रहा है ये एक्ट, और फेडरलिज्म जिसमें 3 लिस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको इंट्रोड्यूस। फिर जो है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन और बाइकैमरलिज्म इसी एक्ट से जो है एक तरह से कह सकते हैं बोरोड है, ठीक है। अब देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें हम कहते हैं कि बर्थ ऑफ 2 डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान, तो 1947 एक्ट जो है इसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है 2 डोमिनियन स्टेट का बर्थ होता है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस एक्ट का फीचर्स है कि ब्रिटिश रूल जो है ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ से इंडिया दैट इज द इंडिपेंडेंट डोमिनियन जो है स्टेट बनता है, और पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान जो है क्रिएट किया गया, राइट। अब देखिए गवर्नर जनरल इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्राउन जो है बन जाता है, लेकिन इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, तो गवर्नर जनरल इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्राउन बना दिया गया, बट इंडियन सिटीजन जो है ना वो था, ठीक है, होता था। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एम्पावर्ड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्स कंट्रोल जो है ख़त्म कर दिया गया। ये जो है एक्ट
ने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसको आप रिवाइज कीजिएगा मल्टीपल टाइम्स। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। 1717 एक्ट जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और यहाँ से जो है जो ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल स्टार्ट होता है। और 1784 डुअल कंट्रोल, जिसमें पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट होता है। और 1833 ऑल इंडिया लेजिस्लेचर सेंट्रलाइजेशन। फिर 18 है ना, और 1858 जिसमें कंपनी रूल को ख़त्म करता है और क्राउन रूल एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। 1861 इंडियन पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है 1861 से, और इसमें लेजिस्लेचर और डिसेंट्रलाइजेशन जो है यहीं से आपका स्टार्ट होता है। और 1892 जिसमें बजट डिस्कशंस और प्रोटो डेमोक्रेसी का जो है कंसेप्ट आता है। और 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग होती है और कम्युनल बेस जो है एक तरह से बनता है। 1919 में जो है डायरकी, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसकी नींव रखी जाती है। 1935 जो है फेडरल स्ट्रक्चर और बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं 1935 को। अब 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, जहाँ पर जो ब्रिटिश सॉवरेंटी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप से। और कुछ चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है, उसको आपको याद रिमेंबर करने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम इंडियन एसोसिएशन एसोसिएटेड विद द लॉ मेकिंग 1861 एक्ट के तहत। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1909 एक्ट में। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस कब हुआ? तो 1919 एक्ट में। ठीक है, फिर फेडरल फीचर बोर्ड कहाँ से? फ्रॉम 1935 एक्ट से। ठीक है, फिर फर्स्ट बाई कैमरल लेजिस्लेचर 1919 एक्ट से। और जो है जो कौन सा एक्ट जो है जो जिससे बजट डिस्कशन इंट्रोड्यूस किया गया? दैट इज द 1892 एक्ट। अब कौन सा एक्ट जो है कंपनी रूल को ख़त्म किया? 1858 एक्ट। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, जो एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटिश ने स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है बनाया, जो 1773 से लेकर 1947 तक जो है इवॉल्व हुआ। इस प्रोसेस ने इंडिया में जो है सेंट्रलाइजेशन 1773 से लेकर 1833 तक जो है ये प्रोसेस रहा है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन 1861 ऑनवर्ड से, फिर रिप्रेजेंटेशन 1892 से लेकर 1919 तक, फिर ऑटोनॉमी और फेडरलिज्म 1935 और इंडिपेंडेंस 1947। ये 5 फेज जो है एक तरह से डेवलप हुआ है, जिसके थ्रू हम एक स्टेप बाय स्टेप हम जो है इंडिपेंडेंस तक पहुँचे हैं और आज हम आज़ाद हैं। यही इवोल्यूशन जो प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है डीएनए बन गया है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं डीएनए। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब जो है हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका लक्ष्मीकांत का। ठीक है, तो यह चैप्टर एक तरह से, इस चैप्टर से जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब एक तरह से बर्थ कह सकते हैं या फिर जन्म कह सकते हैं, उसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, किसने बनाया, किस समय में बना, और किस सिस्टम के तहत जो है और किस बेसिस पर ये बना है, उन सारे तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम आपको फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देंगे, उस लेवल के अंडरस्टैंडिंग भी देंगे, ताकि आपको कोई जो भी क्वेश्चन आए है ना, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, एक बेस तैयार हो जाए, उस हिसाब से हम आपको समझा देंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, व्हाई वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
तो इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझिए। जो 1947 है, ठीक है, 1947 है ना, उसके बाद में जो है इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू जो है डोमिनियन स्टेटस मिलता है। क्या मिलता है? 1947 के बाद जो है हमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलता है। मतलब अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर से मुक्ति दिलाता है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करता है और यूनिटी के साथ डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, राइट। ये सारी चीज़ है। तो और इसी पर्पस से, ठीक है, बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, वो अलग अलग बेस पर होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अलग अलग बेस पर होता है। तो पहला बेस तो ये था कैबिनेट मिशन। क्या था? कैबिनेट मिशन था। अब समझिए, जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो 1946, क्या है, 1946 के बेस पर, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो है भेजा था इंडिया में, ठीक है, जिसमें एक फ्रेमवर्क दिया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। ये है उसका इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स जो है करेंगे। क्लियर? अब कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो जिसमें टोटल सीट जो है 389 होता था और जिसमें 292 प्रोविंस से होता था और 93 जो है आपका प्रिंसली स्टेट से होता था और 4 जो है आपका चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस दिल्ली, अजमेर इधर से होते थे, ठीक है। पार्टीशन के बाद यानी अगस्त 1947 के बाद जो है मुस्लिम लीग मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, जो मेंबरशिप रिड्यूस होकर 299 रह गई, ठीक है। अब जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा समझिए। जो इलेक्शन प्रोसेस है, क्या है, इलेक्शन प्रोसेस है उसको थोड़ा समझिए। इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू। किसके थ्रू? लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू। किसके बेसिस पर? लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, ठीक है। अब ये जो इलेक्शन दिसंबर 1946 में हुए, क्या है, ये इलेक्शन जो है आपका दिसंबर 1946 में हुए। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को की, ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट मीटिंग जो होती है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो जिसमें इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 जिसमें फर्स्ट मीटिंग मुस्लिम लीग बायकॉट किया गया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है इसको जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। जिसमें 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा? बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब 22 जनवरी 1947 जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू का विजन था वो ये था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है एक तरह से कह सकते हैं फिलोसॉफिकल बेस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इसके बाद जो है ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बनता है और इसका जो था एक तरह से इंडिया जो है विल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन पब्लिक, इट विल एश्योर जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है। विल प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स टू
माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस एंड डिप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, है ना, विल मेंटेन यूनिटी ऑफ द नेशन इस टाइप से। अब देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहता है कि ब्लूप्रिंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिस ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, ये यहाँ तैयार होता है। अब देखिए कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर इसकी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम इफ़िशिएंट बनाने के लिए, ठीक है, अलग अलग कमेटी जो है बना दिया गया, ठीक है, जिसमें मेजर कमेटी था आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो चेयरमैन थे, ठीक है। यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरिया आपका सरदार पटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद, फिर फाइनेंस एंड स्टाफ राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी निगोशिएशन विद प्रिंसली स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब आपको याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, फिर यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल एरिया सरदार पटेल, राइट। फिर जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद एंड स्टेट कमेटी निगोशिएशंस विद प्रिंसली स्टेट्स दैट इज द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कई बार मैचिंग द फॉलोइंग में इस टाइप से क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आपको मैच करना पड़ सकता है, ठीक है। एक साइड जो है आपका कमेटी का नाम दे देगा, दूसरी साइड उसका चेयरमैन का नाम दे देगा, तो आपको जो है एक तरह से मैच करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इसका चेयरमैन थे, ठीक है, जो 29 अगस्त 1947 को जो है बनाया जाता है, राइट। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होता है, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल लैंग्वेज और फ्रेमवर्क लिखने का जो है काम किया है, ठीक है, जिसमें अलग अलग मेंबर होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है केवल बी आर अम्बेडकर ने ही केवल अकेला जो है किया है, बल्कि उसमें अलग अलग महान आदमी थे, जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी उनका भी बहुत बड़ा रोल है। फिर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, उनका भी रोल है। के एम मुंशी वो शामिल थे। मोहम्मद सदुल्लाह, ठीक, वो भी शामिल थे। फिर आपका बी एल मित्तर, दैट इज द उसको जो है रिप्लेस करके बाद में जो है क्या कहते हैं एन माधव राव को जो है लाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर डीपी खेतान, है ना, आप उसके डेथ के बाद जो है जैसे डीपी खेतान का डेथ हो जाता है, फिर उसके बाद टीटी कृष्णा आमचारी आते हैं, ठीक है। तो उसको मतलब टीटी कृष्णा आमचारी जो है डीपी खेतान को रिप्लेस करके वो आ जाते हैं, समझे। तो कहने का मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। ऐसा नहीं है कि केवल बी आर अम्बेडकर जो है थे, बल्कि और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया या फिर उसको बनाया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर देखिए अब ठीक है, अब देखिए वर्किंग ऑफ द, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो इसमें समझिए जो फर्स्ट मीटिंग होता था ना, मतलब जो फर्स्ट मीटिंग था वह 9 दिसंबर 1946 को था, ठीक है। जो लास्ट मीटिंग था आपका 24 जनवरी 1950, और टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम टेकन आपका 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज का जो है टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा स्टैटिक समझिए
कि स्टैटिक्स ये है कि टोटल सीटिंग जो है 11 सेशन में होता है, जिसमें आपका 165 डेज जो है मतलब जो वर्किंग डे होता है ना वो होता है, ठीक है। और जिसमें 114 दिन, ठीक है, जो है आपका क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन पर जो है दिया जाता है 114 डेज, ठीक है, ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका कॉस्ट जो है लगभग ये सब हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब हो सकता है छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेगा, लेकिन यूपीएससी में एटलीस्ट ये सब फैक्ट्स नहीं पूछेगा, तो इसलिए आपको डरना नहीं है इन सब फैक्ट से, ठीक है। जो कॉस्ट लगा वो लगभग 64 लाख जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जितने भी मेंबर थे, ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं ईच मेंबर रिप्रेजेंटेड 7 लाख पीपल ऑन एवरेज, ठीक है, ये है। अब देखिए, अब यहाँ अगर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो उनका रोल की अगर जब बात करें ना, तो इसको थोड़ा समझिए, रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जो है एक तरह से कह सकते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं सिंथेसाइज वेरियस आइडियाज़। उन्होंने क्या किया, अलग अलग आइडियाज़ को सिंथेसाइज करने का काम किया है, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे आपका यूएस हो, आयरिश हो, चाहे वो कनाडा हो, साउथ अफ्रीका हो, या फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, या फिर अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो उन सब से जो है पढ़ के, उन सब से जो है आपका, चाहे हालांकि कहा जाता है कि ये जो है ड्राइव्ड है अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, तो बात कुछ हद तक सही भी है ना। अब देखिए, जो ड्राफ्टिंग है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कि किस तरह से किया गया इसको समझिएगा, ठीक है। तो एक तरह से फेडरल इन नेचर है ना, या फिर कह सकते हैं यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। जो फेडरल फॉर्म था, क्या था, फेडरल फॉर्म था, लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट था, ठीक है। गेव वायलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, और इंश्योर्ड इंक्लूजन ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। बाद में जो है लेटर इंस्पायर्ड बाय हिज फिलोसफी, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, उन्होंने कहा था जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लाइफलेस थिंग अनलेस देयर आर गुड मैन टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस स्टेटमेंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिए, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कुछ डेट जो है आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और ये जो है फोर्स में आया 26 जन 1950 को, ठीक है। और रीजन फॉर 26 जन टू कॉमेमोरेट जो पूर्ण स्वराज डे, ठीक है, हम मनाते हैं 26 जनवरी, ठीक है। इसके रीजन यही रहता है कि उस दिन जो है हमारा इंडिया जो है एक तरह से पूर्ण स्वराज जो है मिल जाता है, और उसी के बिहाफ पर जो है हम इस चीज़ को मनाते हैं आज भी। और 1930 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से रेडी हो गया था, तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को जो है रिपब्लिक डे डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसमें इंडिया जो है रिपब्लिक जो है बन जाता है, और ब्रिटिश क्राउन अथॉरिटी जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, और जो इंडिया जो है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है, ठीक है। अब देखिए, इसका सेलिएंट फैक्ट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो समझिएगा, इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड
पार्टली नॉमिनेटेड, पार्टली इलेक्टेड है और पार्टली नॉमिनेटेड है, ठीक है। नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ऐसा भी नहीं होता है कि केवल और केवल लोग के द्वारा ही चुने जाए, ठीक है, इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, केवल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर नहीं होता है, ठीक है। वर्कड इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस, ठीक है। फंक्शंस एज constituent body till 26 January 1950 and legislative body for you can say enacting laws after 1947, right। ये चीज़ है। तो एक चीज़ समझिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज बोथ अ पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल बॉडी, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वह पॉलिटिकल के साथ साथ आपका लीगल बॉडी भी है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पी जाना है, ठीक है। जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो अलग अलग सोर्स है, ठीक है। सोर्स जो है, ठीक है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझिएगा। यूके से जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, रूल ऑफ लॉ लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया और कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया। तो यूके आपको याद रखना है, ठीक है, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अगर बात करें यूएसए से, ठीक है, यूएसए से आपका जो है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, ये सारी चीज़ जो है आपका यूएसए से लिया गया। आयरलैंड की अगर बात करें तो डीपीएसपी दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और कनाडा की अगर बात करें तो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये आपको बोरोड किया गया, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रीडम, यूएसएसआर से दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटी, आइडियाज ऑफ जस्टिस, ये चीज़ें। फिर फ्रांस से अगर बात करें, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, राइट, ये। फिर साउथ अफ्रीका से आपका प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है, ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया, क्लियर। उसके बाद जो है जर्मनी से, जिसको हम वीमार कहते हैं, वीमार भी कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये सारी चीज़ हैं, तो ये इन सब से लिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ समझिएगा कि जो इतने सारे चीज़ होने के बाद जो है आपका क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है क्या क्या है समझिएगा। जो पहली बात तो ये है कि नॉट अ सॉवरेन बॉडी है ना, क्रिएटेड बाय ब्रिटिश प्लान, not a representative body, limited franchise, dominated by Congress party and lawyers dominated assembly, less diversity, too much time and money spent, ठीक है। फिर अम्बेडकर इस पर रिप्लाई करते हैं, नो कॉन्स्टिट्यूशन इज परफेक्ट बट आवर इज वर्केबल, फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ, राइट। तो ये है, तो उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो कि परफेक्ट हो, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्केबल है, फ्लेक्सिबल है एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ है, राइट, ये चीज़ है। अब देखिए इसमें अचीवमेंट की बात करें तो पहली बात तो एडॉप्टेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, है ना। फिर ये इंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर फ्रेमवर्क हो, और जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करे, फिर जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो, और जो फेडरल सिस्टम है उसको एस्टैब्लिश किया गया विद स्ट्रॉन्ग यूनियन, और इसको जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए जो कुछ है
फाउंडेशन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, है ना, लीगल बेस बनाकर जो है इसको किया गया। फिर फॉर्मेशन दिसंबर 1946, स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स। फिर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हेड ऑफ असेंबली, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर फिलोसोफर नेहरूज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आइडियोलॉजिकल बेस बना, ठीक है। आर्किटेक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमिटी, टाइम टेकन 2 years 11 months 18 days, 165 days of discussion, adoptions 26 November 1949, legal finalization, enforcement 26 January एंड 1950 रिपब्लिक डिक्लेयर्ड कर दिया गया, ठीक है। फिर जो है ये है आपका कुछ हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अंडर विच प्लान वाज Constituent Assembly formed, Cabinet Mission Plan 1946, right। Total member of session 11 session होते हैं और Constitution adopted on 26 November 1949. So Constitution enforced on 26 Jan 1950 and average population per member represented 7 lakh, right। Total seating held 165, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। अब देखिए एनालिटिकल जो है माइंडसेट होना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर मेंस एग्जामिनेशन, समझे। ये चीज़ है क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, you will not able to at this position so that you are able to write the perfect, or you can say a good, or you can say better answer, right। So this is important to understand the concept, to build the analytical mindset, especially for men's answer writing, right। So definitely you should focus on analytical conceptual clarity so that you can write better answer, right। So ये चीज़ जो है आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वाज नॉट सॉवरेन येट इट एक्टेड सॉवरेन, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, राइट, और इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान है ये तो बना दिया गया, ठीक है, लेकिन जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 में ये फोर्स के मतलब केम इनटू फोर्स, ब्रिटिश कंट्रोल ख़त्म किया गया और आफ्टर द यू कैन से द असेंबली बिकेम कम्प्लीटली सॉवरेन। तो 1947 के बाद जो है ना ये कम्प्लीटली क्या होता है, सॉवरेन होता है। उससे पहले एक तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, उसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद इट ड्राफ्टेड एंड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली, इट एबोलिश ब्रिटिश लीगल सुप्रीमेसी एंड इट डिक्लेयर्ड इंडियन एज sovereign democratic republic, right। So its origin was British but its functions was sovereign, right। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। So the making of the constitution was not merely a legal process, it was a you can say social revolution, political consensus and philosophical blueprints for modern India। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल क्रिएट किया है जिसमें ब्रिटिश एक्सपीरियंस, वेस्टर्न आइडियाज़ एंड इंडियन एस्पिरेशन जो है तीनों का जो है एक तरह से सम्मेलन कह सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। बिल्कुल आपको ऐसे ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करने हैं
कंसेप्चुअल आपका एनालिटिकल माइंड पर ध्यान देने हैं, ठीक है। फिर जो है अभी 2 चैप्टर हुए हैं, फिर बीच में ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, राइट। हाँ ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसको करेंगे। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शंस डिफाइन करता है और सिटीजन्स के राइट और ड्यूटी को गारंटी करता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो फंडामेंटल क्या सकते फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जो क्या करता है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शंस को डिफाइन करता है और सिटीजन्स के राइट को और उसके ड्यूटी को गारंटी करता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लीजिए आप। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड supreme law of the country which lays down the framework within which the government functions। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल और सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री का, जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है यानी गवर्नमेंट के फंक्शंस के लिए, ठीक है। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ एसेंशियल, वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हमें ज़रूरी है, समझिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो है डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के। फिर इसमें बात आती है कौन लेजिस्लेटिव होगी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होगा, इस चीज़ को डिफाइन करता है। अब देखिए दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गया टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरी बात टू डिस्ट्रीब्यूट पावर्स, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तीसरी बात टू लिमिट पावर्स, क्या है, टू लिमिट पावर्स, पावर क्या करेगा, लिमिट करेगा, ठीक है। चौथी बात टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन्स, क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा राइट्स ऑफ सिटीजन्स के, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद पांचवी बात जो है आपका है टू एक्सप्रेस आइडियल्स एंड वैल्यूज, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इन सब को एक्सप्रेस और उसको वैल्यूज करना है ना, जस्टिस दिलाना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी पर फोकस करना, ये है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये किसी भी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, दूसरी बात जो पावर है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर और स्टेट के बीच, और जो सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन है उसको मेंटेन रखता है। तीसरी बात है ना, पावर लिमिट करता है। तो पावर लिमिट ये है कि कोई मिसयूज ना करे पावर का, मतलब एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करता है। उसके बाद जो है प्रोटेक्ट, जो राइट्स है सिटीजन है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब जो है, अब बात है कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी कोलैप्स हो सकता है। जैसे अगर रूल्स ना हो तो क्या होगा, गेम जो है कैसे चलेगा, समझ रहे ना। तो सेम चीज़ है, हर चीज़ के अंदर रूल्स होना ज़रूरी है
अगर रूल्स नहीं हो तो किसी भी देश का, किसी भी नेशन का, है ना, मतलब है ना, डायरेक्शन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझिएगा, रिटेन और अनरिटेन, अगर यहाँ तक बात करें तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन और अनरिटेन क्या है, तो आपका आंसर होगा रिटेन है। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को पता है। ठीक है, अब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे फंडामेंटल लॉज लिखे होते हैं। जैसे इंडिया, यूएसए का जो है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी रूल्स है, जो भी लॉज एंड ऑर्डर है, ठीक है, वह रिटेन के रूप में ही है। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी कई जगह है, ठीक है, और वहाँ पर जो है लॉ जो है कन्वेंशन और कस्टम्स के बाद बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे यूके की अगर बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, लेकिन कन्वेंशन भी फॉलो करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन बाय मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, कन्वेंशंस है, कस्टम्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से कह सकते हैं दिस इज़ द लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, हाँ, बिकॉज इट कैन अडेप्ट एंड इवॉल्व विद चेंजिंग टाइम थ्रू अमेंडमेंट्स। और अमेंडमेंट किसके थ्रू होता है? आर्टिकल 368 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत। ठीक, अब देखिए 105 प्लस अमेंडमेंट जो है अभी तक हो चुका है। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। जैसे 42nd अमेंडमेंट 1976 ने जो है फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ने पंचायती राज और अर्बन बॉडीज लाए हैं। ठीक है, और जो है लिविंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब है डायनामिक होगा, इवॉल्विंग होगा। ठीक है, इवॉल्विंग मतलब समझ रहे हैं? इवॉल्विंग का मतलब हो गया जो इवॉल्व होगा विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता है। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझे? तो देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत का, तो इसमें जो है हम बात करते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, है ना कि सिर्फ जो प्रोविजंस दे रखा है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ प्रोविजंस बता के निकल जाऊँ, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप रट लेंगे तो काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूरी है। एक इनोवेटिव, एक एनालिटिकल माइंडसेट से सोचना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए उसकी कंसेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस लिहाज से जो है मेरा कोशिश है आपके बताऊं, ताकि आप जो है कंसेप्ट के साथ साथ चीज़ें दिमाग में भी सेट रहें और जो भी फैक्चुअल है वो भी आपका परमानेंटली सेट हो जाए। तो जो भी मेजर फीचर्स है, ठीक है, उसको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझिएगा इसका क्या मीनिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है। क्या है? दिस इज द सुप्रीम लॉ। अब देखिए, सुप्रीम लॉ का मतलब है कि कोई भी लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी लॉ है उसके नीचे ही होगा। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करे, तो जुडिशियरी उसको क्या करेगा? स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ठीक है, और यही है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है,
डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मतलब ये है कि जितने भी नियम कानून बनता है सब इसके नीचे रहेगा, ठीक है, सब जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर केशवानंद भारती केस 1973 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है यही इंडिकेट कर रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ठीक है, उसको एटलीस्ट कोई खतरे में ना डाल सके, उसको उसके अगेंस्ट कोई ना जा सके, ठीक है। दूसरी बात रूल ऑफ लॉ है। क्या है? रूल ऑफ लॉ है। समझिएगा, जो रूल ऑफ लॉ है, एवी डाइसी ने ब्रिटिश के जुरिस्ट थे, ठीक है। इसका मतलब है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अब देखिए इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या है समझिए, ठीक है। कंपोनेंट्स ये है, पहली बात तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है जो आर्टिकल 14 में मेंशन है। दूसरी बात एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। तीसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सुप्रीम लॉ। तो डाइसी इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, ये सब कीवर्ड्स आपको ध्यान से पढ़ना है। तीसरी बात जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। अब समझिए इसको, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है तीन ऑर्गन्स, क्या है? तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये गवर्नमेंट का तीन ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हर ऑर्गन अपने डोमेन में काम करता है, हर ऑर्गन अपने डोमेन में काम करता है। इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, ठीक है, फंक्शनल ओवरलैप होता है। प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशरी रिव्यू एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, फंक्शनल बैलेंस करता है। नेक्स्ट जो है सॉवरेंटी है। क्या है? सॉवरेंटी है। सॉवरेंटी का मतलब है सुप्रीम पावर टू मेक लॉज एंड डिसीजंस, ठीक है। इंडिया जो है सॉवरेन है, इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट इन इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स, ठीक है। नो फॉरेन कंट्रोल ओवर इंडिया। इंडिया जो है मेक्स इट्स ऑन लॉज पॉलिसीज, क्योंकि उसके पास पावर है, ठीक है, ये है। उसके बाद डेमोक्रेटी, पांचवी बात जो है डेमोक्रेटी। तो देखिए डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 के तहत जो है ये चीज़ इलेक्शंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है रिपब्लिक है। क्या है? रिपब्लिक है। मीनिंग समझिए, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी। जो हेड ऑफ स्टेट होता है वह इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन मतलब इलेक्टेड होता है, कोई हेरिडेटरी नहीं होता है। इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, ठीक है, इसीलिए इंडिया जो है एक रिपब्लिक है। क्या है? जहाँ पर इलेक्शन के थ्रू हो, इलेक्टेड हो मेंबर, ठीक है, दैट इज क्या? प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकुलरिज्म। क्या है? सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म का मतलब हो गया स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स। आर्टिकल 25 से लेकर 28 इंश्योर करता है कि रिलीजन फ्रीडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलीजन फ्रीडम होना चाहिए।
आर्टिकल 25 से 28 याद रखना है ना। SR बोमई केस जो है 1994, इसका मानना है कि जो सेकुलरिज्म है वह है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए जो सेकुलरिज्म है एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिर जो है हम बात करेंगे फेडरलिज्म की। ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब हो गया पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है। लेकिन इंडिया का फेडरलिज्म यूनिक है, दैट इज क्वासी फेडरल। समझे? तो जो केसी वेरे थे, ठीक है ना, उन्होंने क्वासी फेडरल का कॉन्सेप्ट दिया। समझे? उसको डिफाइन किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इंडिया का फेडरलिज्म जो है यूनिक है, दैट इज क्वासी फेडरल। ठीक है। जिसमें सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है विद स्टेट ऑटोनॉमी। ठीक है। स्टेट के पास ऑटोनॉमी होता है, लेकिन पावर जो है मतलब बायस्ड होता है किसके तरफ? सेंटर की तरफ। किसके तरफ? सेंटर की तरफ। इज इट क्लियर? है ना? इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद फेडरलिज्म समझ गए। ठीक है ना। तो आर्टिकल 246 जिसमें हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, यूनियन हो, स्टेट हो या फिर कॉन्करेंट लिस्ट हो। तो आर्टिकल 246 में जो है हम लेजिस्लेटिव जो सब्जेक्ट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 लिस्ट जो है ये आर्टिकल 246 याद रखिएगा। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है। इसके लिए लेजिस्लेचर के लिए। अब यहाँ पर समझिए जो रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर है। क्या है? रियल हेड जो है प्राइम मिनिस्टर है और नॉमिनल हेड जो है आपका प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? रियल हेड जो है आपका प्राइम मिनिस्टर है और नॉमिनेटिव हेड जो होता है आपका प्रेसिडेंट है। क्या है? नॉमिनल हेड जो है आपका प्रेसिडेंट है। और ब्रिटिश मॉडल के बेस्ड पर हम कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए। ठीक है। किसके लिए? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो आर्टिकल 75 में मेंशन है। ठीक है। ये है। फिर जो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है, क्या है? इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है आपको समझना ज़रूरी है। पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझना है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझिए। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है ना, यह इसका मतलब है जो है गवर्नमेंट को लिमिट लगाएगा। तो उसको कह सकते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, वन विच एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी का गवर्नमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड काम कर लेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो होगा क्या? होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसको मानते हुए उसके नीचे काम करना है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिज्म जो है एक तरह से कह सकते हैं स्पिरिट बिहाइंड इट, दैट इज द पावर लिमिटेड बाय लॉ। क्या है? पावर लिमिटेड बाय लॉ। एग्जाम्पल के तौर पर इमरजेंसी पावर आप देखे होंगे, आप इसको रियलाइज किए होंगे। इमरजेंसी पावर में भी गवर्नमेंट जुडिशियल रिव्यू के अंदर होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जो अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है, एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए, ये सब है ना, एक तरह से कह सकते हैं नॉट लाइक एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्की तो है नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अगर बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है इसका कॉन्सेप्ट जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है रिस्पेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट जस्ट द टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है उसको रिस्पेक्ट करना। ठीक है, इट डिमांड्स टॉलरेंस, डायलॉग्स, रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन एंड अधरेंस टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डिबेट, dissent and accountability in parliament, so constitutional morality। अब देखिए रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ का क्या मीनिंग है, इसको डिफरेंस समझना ज़रूरी है। देखिए रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया लॉ एबव ऑल, इवन रूल्स मस्ट ओबे लॉ। रूल बाय लॉ का मतलब है लॉ यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल दैट इज ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी। जैसे ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975 में रूल बाय लॉ देखा गया है। ठीक है, अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पावर फिक्स्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, बियॉन्ड दोज पावर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इंश्योर करता है चेक्स एंड बैलेंस। डॉक्टर ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी। पहली बात, पावर लाइज इन द पीपल, गवर्नमेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द विल ऑफ पीपल, रिफ्लेक्टेड इन प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस टाइप से। अब देखिए डिफरेंस समझिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के बीच। देखिए अगर बेसिस की बात करें तो देखिए नेचर की अगर बात करें फंडामेंटल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ, फिर अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, लॉ जो है सबऑर्डिनेट होता है। अमेंडमेंट डिफ़िकल्ट है ना, आर्टिकल 368 के तहत सिंपल मेजोरिटी से। फिर स्कोप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस, स्पेसिफिक कंडक्ट, ये सारी चीज़। देखिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में मेंशन है, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। RTE एक्ट 2009, ऑर्डिनरी लॉ इम्प्लीमेंटिंग इट। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है, उसको समझना ज़रूरी है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर्स कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, पावर डिवाइडेड अमंग ऑर्गन्स। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कैनॉट गो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी वर्सेस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है वह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब सोर्स ऑफ पावर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट का भी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जिसके अंदर सोर्स ऑफ पावर जो है पार्लियामेंट है। जुडिशियल रिव्यू ठीक है अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी और नॉट अलाउड इन अ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। लॉ कंट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लॉ कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाइड है और पार्लियामेंट के अंदर वैलिड है। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है इंडिया USA देख सकते हैं और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी UK के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, तो इसको बिल्कुल बेसिक से समझना है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, नो वन अबव द लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर बैलेंस, फेडरलिज्म, डुअल पॉलिटी, बेसिक स्ट्रक्चर, अनअमेंडेबल कोर। ठीक है। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लिविंग डॉक्यूमेंट्स, एडेप्टेबल बाय द अमेंडमेंट्स। ठीक है। ये चीज़ जो है आपको दिमाग में रखना है। थैंक यू सो मच आप सभी को। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और हमारा कोशिश है कि पूरा लक्ष्मीकांत जो है आपको दे दिया जाए। थोड़ा सा बोर्ड का इशू है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको सही चीज़ें जो है और कम टाइम में दिया जा रहा है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और जितना हो सके शेयर कीजिए, कोऑपरेट कीजिए।